जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे गुप्त काल के बारे में। पहले गुप्त काल को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि गुप्त काल की उत्पत्ति कैसे हुई भारतीय राजनीति में। इससे पहले हमने लेक्चर को देखा था कि मौर्य काल भारत का प्रथम साम्राज्य था। अशोक के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, साम्राज्य का विघटन हो गया और भारतीय राजनीति का अस्थिर का दौर हो गई थी। उस समय भारतीय जो देसी राजा थे वो भी उत्पन्न हुए थे और विदेशी आक्रमण जैसे शक, कुषाण, पल्लव एंड यूनानी इत्यादि विदेशी आक्रमण हुए थे। उस समय भारतीय परिदृश्य में छोटे छोटे राज्य बने थे और छोटी मोटी युद्ध हुई हो रही थी। हम जानते हैं कि लास्ट तक हमने देखा कि पहले आई हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण, और कुषाण जानते हैं कि वो सबसे प्रसिद्ध रही। इन सब में कुषाण प्रसिद्ध रही और जिसमें से खासकर कनिष्क की बात करते हैं। कनिष्क के बाद भी क्या हो गया, कुषाण वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। हमने एक बात और भी हमने सातवाहन में हमने देखा था कि सातवाहन वंश ने एक प्रथा की शुरुआत की थी, एक चीज़ की शुरुआत की थी, उसके बारे में आप परिचित होंगे। वो थी सामंती व्यवस्था। तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो सामंती व्यवस्था नहीं, उसके बाद में वही रूप प्रचलित हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? सातवाहनों ने। क्या थी वो? भूमि दान देना। ये भूमि दान देने की शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। और इसी का आगे बढ़ाया फिर कुषाणों ने भी ऐसा ही भूमि दान देने लगे थे। और वो जो भूमि दान देते थे वो क्या होती थी? टैक्स फ्री होती थी, उस पर राजा का नियंत्रण नहीं था। धीरे धीरे ये प्रचलन में आया और धीरे धीरे क्या हो गया, यही सामंती व्यवस्था का क्या ले लिया, रूप ले लिया। और हम तभी से क्या हो गया, हम जानते हैं भारतीय इतिहास में अभी तक हम पढ़ लिए हैं कि अगर केंद्र अगर मजबूत है, अगर घर का अगर मुखिया मजबूत है, तो अन्य जो बाहरी संगठन होंगे वो आपके अनुसार काम करेगा, आपको मानेगा। लेकिन अगर जब भी आप क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बाकी जो अन्य संगठन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना सिर उखाड़ने लगते हैं और आपका बात लगभग वो नाकानी कर देती है, आपका बात वो नहीं मानते। ठीक ही भारतीय राजनीति में वैसा ही हुआ। देखें कि मौर्य साम्राज्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, जब संगठित जो महत्वपूर्ण कुशल जो राजा थे, एकदम केंद्रीकृत, एकदम मजबूत थे, तो अन्य संगठन कमजोर थे। लेकिन मौर्य काल में देखा कि जिस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया, राजा की जो प्रतिष्ठा थी अयोग्य हो गए, ज़्यादा उतना योग्य नहीं हुए, तो जिस पर अन्य संगठन काबिल हो गए और अपने को क्षेत्रीय स्वतंत्रता कर लिए। उसी प्रकार उसके बाद भी कई राजा आए, तो उस सातवाहनों में, कुषाणों में भी ऐसा ही हुआ कि अगर केंद्र अगर मजबूत है तो सब ठीक है, अगर केंद्र कमजोर हुआ तो सब क्या अपना पैर पकड़ लेगा और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसी प्रकार देखा हमने सातवाहनों ने क्या की, भूमि दान की प्रथा आरंभ की। इसकी आगे उन्होंने कुषाणों ने भी इसे बनाया और कुषाणों ने भी इसे आगे बढ़ाया। और उस समय भारतीय राजनीति के अगर भारत के अगर मैप के अगर बारे में बात करें, तो ये भारत के अगर मैप के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए भारत की अगर मैप के अगर बारे में बात करें तो इस जो छोटे से एक बड़े से भूभाग पर क्या हो गया, ये देखिए बड़े से भूभाग पर जो अभी बिहार, इसको वर्तमान में अगर मान सकते हैं, वो है यूपी और बिहार। यूपी बिहार इतने बड़े से भूभाग पर एक सामंत था। कौन सामंत था? वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। और किसके सामंत थे? उस समय हम जानते हैं कि भारत के लगभग अधिकतर भाग पर किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण हम जाने। और इस प्रकार हमने जाना कि जिस प्रकार क्या हो जाती है, केंद्र अगर कमजोर होती है तो अन्य संगठन क्या हो जाते हैं, अपने आप को पैर उखाड़ने लगते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ सूचित करने लगते हैं। तो इसी कुषाण था। और जानते हैं कि कनिष्क के बाद क्या हो गया, कनिष्क के बाद जितने भी राजा आए वो थोड़ा कमजोर पड़ गए। इसी प्रकार एक यूपी बिहार के एक बड़े से क्षेत्र में एक सामंत था, उसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था उसका? श्रीगुप्त था। इन्होंने क्या कर दिया, गुप्त वंश का क्या कर दिया, नींव रखा भारतीय राजनीति में। क्या रखा? भारतीय राजनीति में गुप्त वंश का नींव रखा। क्लियर? चला नहीं। तो हमने देखा कि यूपी बिहार के क्षेत्र में कुषाणों के सामंत श्रीगुप्त ने क्या कर दिया, गुप्त वंश की नींव रखा। हमने अब जान लिया कि गुप्त वंश की उत्पत्ति भारतीय राजनीति में कैसे हुई। क्लियर? अब इसकी संस्थापक कहाँ इसकी क्षेत्र था, तो बिहार यूपी के वर्तमान वाले इलाके में बहुत सारे बड़े क्षेत्र में इनका नियंत्रण था। और इसको अब
अति भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं कि कुषाण उतना कमज़ोर हो गई थी कुषाण कनिष्क के बाद, तो इतना भी उसको नहीं कर। इसका जो साक्ष्य मिला है हमें कहाँ से मिला है, क्योंकि इसके सामंत अगर कैसे हैं तो कुषाण के हैं, जिससे जीन, पतलून, जूते, बटन वाले कोट इत्यादि क्या करते थे, यूज करते थे। कौन इत्यादि सीखा था, किससे सीखा था, गुप्त कुषाणों से सीखा था। इस प्रकार इतिहासकारों ने कहते हैं कि जो कुषाण का जो सामंत था वो कौन था, श्रीगुप्त। क्लियर, श्रीगुप्त क्या था, सामंत इसका था। क्लियर, इतना बार हम जान लिया। और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है, एक बार आईएएस में पूछा था कि गुप्त वंश किसके सामंत थे, तो वो थे कुषाण के बारे में। क्लियर, हमने जान लिया। अब देखते हैं इनके गुप्त काल के बारे में हम देखेंगे परिचय। कोई बड़ा सा साम्राज्य है तो बड़ा लेक्चर होगी, तो इसको हम देखेंगे पहले परिचय के बारे में, फिर हम देखेंगे राजनीतिक विस्तार कि कौन से शासक आए और कौन ऐसे उन्होंने काम किए। उसके बाद हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, उसके बाद देखेंगे समाज के बारे में, उसके बाद देखेंगे गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसके बाद कला और साहित्य में देखेंगे, और फिर देखेंगे कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को क्यों कहा जाता है। क्लियर बात, इतना हम इसमें लेक्चर हम करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत डिफिकल्ट है। और गुप्त काल मौर्य काल से क्वेश्चन नहीं आया तो प्राचीन भारत में कहीं से नहीं आया, इससे तो क्वेश्चन रहता ही है। तो शुरू करते हैं। संस्थापक की बात करें श्रीगुप्त, और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे भारतीय राजनीति में बिहार यूपी से उत्पत्ति हुई, किसके सामंत थे, वर्तमान में स्थिति कहाँ है, इतना बारे में हमने जान लिया। उसके बाद आए घटोत्कच आए। तो जो श्रीगुप्त थे, घटोत्कच थे, यह सामंत ही थे, ये सामंत के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में हम बताएंगे, महाराज की उपाधि धारण। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम पहला स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। तो ये अब सामंत नहीं रह गए, अपने आप को पूर्ण रूप से क्या करते थे, चंद्रगुप्त प्रथम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे और गुप्त वंश के नाम मजबूत नींव इन्होंने डाल दी, इसीलिए इसे कहा जाता है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुषाणों से वो छत्र छाया में रहती थी उसको क्या करते अपने गुजारा हो गया और अपनी स्वतंत्र गुप्त वंश का क्या कर दिया, नींव डाला। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ऐसा शक महाराजा धीराज की उपाधि धारण लेने से मिलता है, क्योंकि महाराज की उपाधि जो होती है, महाराजा की उपाधि जो धारण करती थी वो सामंतों के लिए यूज किया जाता था। तो चंद्रगुप्त पहला जो शासक हुए हैं श्रीगुप्त, दूसरा हुए हैं घटोत्कच। उन्होंने क्या किसका, महाराज की उपाधि धारण किया था, इसलिए उन्हें सामंतों का कहा जाता है। जबकि प्रथम बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक किसका, गुप्त वंश का कहा जाता है। इन्होंने पूरी जगह अब पकड़ बना दिया और सबको धीरे धीरे अब हराते हुए अपने क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता गया आने वाले शासकों ने धीरे धीरे। उसके बाद अब इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी पाटलिपुत्र नहीं था। पाटलिपुत्र मतलब पटना। क्या इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र और गुप्त वंश की भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त वंश काल बोलिए या गुप्त वंश बोलिए या कहिए गुप्त साम्राज्य। उसके बाद इसके महानतम प्रतापी राजा हुए हैं समुद्रगुप्त हुए हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। राजनीतिक विस्तार में महानतम प्रतापी शासक समुद्रगुप्त को कहा गया है। उसके बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद अन्य स्कंदगुप्त आए हैं, बहुत सारे शासक आए हैं। और इसमें से सबसे अंतिम जो शासक हुए हैं उनका नाम है विष्णुगुप्त। अंतिम जो शासक को क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। और ये कुषाणों के सामंत थे। अब अंतिम बात करते हैं। तो इतना हमने परिचय के बारे में एक शॉर्ट हमने परिचय देखा कि भारतीय राजनीति पर नींव हुआ सामंतों की, कुषाणों के सामंत के रूप में इनका बिहार यूपी क्षेत्र के एक बड़े से भाग पर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद महानतम जो प्रतापी राजा हुए हैं वो है समुद्रगुप्त, जिन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अंतिम राजा हुए हैं उनका नाम है विष्णुगुप्त। तो इतना हमने परिचय देखा। राजधानी पाटलिपुत्र, क्लियर।
अब देखते हैं कि ये जाति किससे थे। इसमें क्या हो कि ये किस जाति के थे, तो इसमें भी क्या है, अनेक विद्वानों, अनेक इतिहासकारों में विभेद है। अगर बात करें एक इतिहासकार के तो रोमिला थापर और रामशरण शर्मा के अनुसार इनतानी कहा कि गुप्त जो थे वो वैश्य थे, क्योंकि मनु स्मृति में इनका उल्लेख मिलता है कि वैश्य जो होते गोत्र के रूप में क्या इसका उपयोग करते थे, किसका, गुप्त का उपयोग करते थे इत्यादि। और अन्य विद्वान इसे, कई विद्वान इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, तो कई विद्वान इन्हें वैश्य की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों में, विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखते हैं सोक्स और शाक्त और सोर्सेस के बारे में। सबसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है स्रोत के बारे में, साक्ष्य के बारे में। कि क्या कोई अगर कुछ बतला रहा है किसी वंश के बारे में, किसी राजा के बारे में, या किसी की जानकारी दे रहा है, तो हम पहले जानेंगे इस भाई सोर्स को क्या जानेंगे। अगर वो सोर्स अगर गलत बताता है तो हम जानेंगे कि राजनीति इसको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, बना बनाया वो बात बोला है। लेकिन अगर स्रोत देते हैं, साक्ष्य देते हैं, साहित्यक हो, पुरातात्विक हो, या अभिलेखीय हो, या कोई विदेशी विवरण दिया गया हो, किसी इतिहासकारों ने लिखा हो, तो हम उसको क्या ऑथेंटिक मान सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि देखिए साहित्यक स्रोत है, इनमें तीन जो साक्ष्य मिले हैं। एक साहित्यक साक्ष्य, उसके बाद विदेशी विवरण, कौन से विदेशी आए थे, उन्होंने बुक लिखी, उनसे हमें इनकी जानकारी मिलते हैं। और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य, कौन से, अभिलेख इत्यादि से, अभिलेख, सिक्के इत्यादि से अभिलेख हमें इसकी जानकारी हमें मिलती है। साहित्यक साक्ष्य की बात करें तो पहला जो आ जाता है वो है पुराण से हमें जानकारी मिलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। किससे, पुराणों से जानकारी मिलते हैं, जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण इत्यादि से हमें जानकारियाँ हमें मिलती है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण। अब मुद्रा राक्षस से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देवकी चंद्रगुप्तम से हम इत्यादि बहुत सारे साहित्य है, इससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया साहित्यक साक्ष्य जान गया। अब देखते हैं विदेशी विवरण। तो हम जानते हैं कि उस समय की स्थिति में दो विदेशी आए थे भारत में। एक आए थे, पहले आए थे फरहान और उसके बाद फैयान, और दूसरा आए थे कौन, हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, और फैयान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ये दो विदेशी आए, इन्होंने अपनी ग्रंथ लिखा है। हेनसांग और फैयान ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे, तो ये चीन के रहने वाले थे। इन्होंने आए थे, इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनके बाद इनसे भी हमें इन सभी गुप्त साम्राज्य के बारे में, उससे गुप्तोत्तर के बारे में इत्यादियों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तीसरी जो आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में बात करें, प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में सर्वाधिक जो जानकारी हमें मिलती है इसी से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसके बाद भीतरी, उसके बाद एरन अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद मुद्रा, और उसके बाद सिक्के इत्यादि से हमें जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इत्यादि से हमें बहुत महत्वपूर्ण हमें जानकारी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें मिलती है। और यही एरन अभिलेख से हमें मिला था सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से, एरन अभिलेख से मिला था। तो हमने इस प्रकार हमने जाना गुप्त वंश कैसे उन्नति हुआ भारतीय राजनीति में, इनके संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, किसके ये सामंत थे, राजधानी क्या है, अंतिम शासक कौन हुए हैं, ये किस वंश से थे, किस जाति से थे, वो भारत के किस परिदृश्य में हुए, कौन सा उस समय विदेशी आए थे, उनके बारे में साहित्य स्रोत इत्यादि के बारे में हमने जाना। अब इसके पढ़ने की तो इंट्रोडक्शन क्लास है। अब ये फर्स्ट वीडियो था हमारा, और 2-3 वीडियो आएगा, उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करूँगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कितने रूप में देखेंगे इसको। अब हम देखेंगे, इसको हम बांट देंगे। अगर गुप्त है तो गुप्त को हम बांट देंगे 3। एक राजनीतिक विस्तार में देखेंगे, तो एक राजनीति में हम देखेंगे एक विस्तार के बारे में कि कौन सा पहले आए पहले आए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर इत्यादि है विष्णुगुप्त इत्यादि। हम राजनीतिक विस्तार को देखेंगे। उसके बाद प्रशासन को देखेंगे कि कैसी प्रशासन थी, ग्राम नगर कैसे कैसे थे, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम इसको
प्रशासन के बारे में हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समाज के बारे में हम पढ़ेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि आर्थिक लगान क्या स्रोत थे, आर्थिक स्थिति में कहाँ व्यापार होते थे, वाणिज्य होते थे, कौन से विदेशी सामान आते थे, यहाँ से कौन सा विदेशी सामान जाते थे, किस देश के साथ विदेशी संबंध बनाए जाते थे, इत्यादि चीज़ों के बारे में हमने देखेंगे। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और उसके बाद कला और साहित्य के बारे में देखेंगे। कौन सा वे मंदिर बने, कौन सारे मंदिर बने, कौन सा कर्मकांड आया, कला साहित्य, कौन सारे किताब लिखा गया, बुक लिखा गया, कौन सारे विद्वान आए, और इसी दृष्टि से इन्होंने क्या इनको और फिर लास्ट में वीडियो में देखेंगे कि इन्हें गुप्त वंश को, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है भारत की राजनीति में। तो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, महत्वपूर्ण है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, और इसको एक बार फिर बना कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।